Hello everyone, welcome you all to yet another episode of Circulars Decoded. आज हम बात करेंगे about the master directions which have been given by the RBI regarding the Bharat Bill Payment System. So before we continue with the session, let me tell you that already we have conducted a very small session regarding this in one of the episode of Finance Decoded. But because of the requirements of the students, we are going to discuss this in detail today about the master directions of the RBI regarding the Bharat Bill Payment System. So without any further ado, let's go and jump onto the session. But before that, if you guys are preparing for the regulatory bodies, then definitely you should go and check out our exclusive offers for the preparations of RBI, NABARD as well as SEBI. And from the coming days, the classes are going to start, so definitely you have to enroll and you should enroll to the courses as soon as possible. Definitely go and join us on the Telegram channel as well, where you will be getting all the updates and the PDFs as well. Now jumping on to the topic की बात क्या है यार, क्यों ये बर्निंग टॉपिक है, क्यों इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका रेलेवेंस क्या होने वाला है. इफ यू गाइज रिमेंबर इन दी चाइल्डहुड डेज, जब हम छोटे थे और हम देखते थे हमारे पेरेंट्स को बिल पे करते हुए, देन दे यूज्ड टू पे द बिल्स बाय गोइंग ऑन अ वीकेंड टू अ पर्टिकुलर ऑफिस. फॉर एग्जांपल पानी का, बिजली का बिल पे करना है, संडे को या सैटरडे को जाना है, वहां पर लंबी लाइनों में खड़ा होना है एंड उसके बाद यू वर एबल टू पे द बिल्स. बट इन टुडे सिनेरियो दिस होल प्रोसीजर हैज चेंज्ड 360 डिग्री. यहां पर अब आप कभी भी किसी भी दिन कहीं पर भी बैठे अपने बिल्स को पेमेंट कर सकते हैं फ्रॉम अ कॉमन प्लेटफॉर्म, दैट इज भारत बिल पेमेंट सिस्टम. So this problem of integrated platform which was missing previously for payment of various bills such as travel, electricity, water, in fact insurance or credit cards, एंटरटेनमेंट, कोई भी बिल आप पकड़ लीजिए, आज के टाइम पे भारत बिल पेमेंट सिस्टम हर जगह अवेलेबल है. इवन इफ यू गो अहेड राइट नाउ, ओपन गूगल पे एंड वांट टू पे एनी इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल, तो आपको नीचे भारत बिल पेमेंट सिस्टम का एक टैग देखने को जरूर मिलेगा. इसका मतलब यह है कि वी डू हैव एन इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन राइट नाउ. सो बिफोर वी जंप ऑन टू द रेगुलेशंस की आखिर में आरबीआई ने क्या चेंजेस लाए हैं, उसको जानने से पहले वी शुड हैव अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि ये पूरा मांजरा था क्या, व्हाट्स द ऑल इश्यू अबाउट. सो फॉर दैट we will have to understand the deep core of Bharat Bill Payment System. ऑलराइट, सो बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहने वाला है, डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा. एंड नॉट ओनली फॉर दैट बट ऑल्सो एज अ स्किल यू शुड नो दैट हाउ दिस होल प्लेटफॉर्म वर्क्स. कल की डेट में अगर आप एक बिलर बनेंगे, एक सर्विस प्रोवाइडर बनते हैं फॉर इंस्टेंस, और कोई आपके जानने वाला बनता है, देन दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू एज वेल. ऑलराइट, सो फर्स्ट वील टॉक अबाउट दैट व्हाट इज दिस भारत बिल पेमेंट प्लेटफॉर्म. इसके बारे में हम बात करते हैं. ब्रेन चाइल्ड था आरबीआई का, कंसेप्चुलाइज किया गया था 2013 में. सोचा गया था कि इसकी जरूरत पड़ेगी और 2013 से इसकी पूरी जर्नी शुरू हुई है और आज के टाइम पे इट हैज मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर बेस. यहां पर मिलियन बिलर्स और कस्टमर्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं और अपने सर्विसेज को अवेल करते हैं. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ द भारत बिल पेमेंट सिस्टम. जैसे कि मैंने आपको बताया, 2013 में ब्रेन चाइल्ड था आरबीआई का, साथ ही साथ आपके इंडियन बैंक एसोसिएशन विच इज आईबीए. आज की अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो इसको होली ओन करता है एनपीसीआई विच इज नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. इट्स अ होली ओन सब्सिडरी और इस सब्सिडरी का नाम है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. का आप एन उठा लीजिए और भारत बिल पेमेंट लिमिटेड. ठीक है, ये इस होली ओन्ड सब्सिडरी है जो आज के टाइम पे वर्क करती है. प्लेटफॉर्म का नाम मैंने आपको बता दिया, उसके अलावा कॉर्पोरेशन का नाम भी मैंने आपको बता दिया है. कौन ओन करता है इसको? एनपीसीआई ओन करती है. गोल क्या है? गोल आपको ऑलरेडी पता है, फिर भी बता देते हैं. टू स्ट्रीमलाइन द बिल पेमेंट प्रोसेस, की भाई बिल पेमेंट के प्रोसेस को और स्ट्रीमलाइन और स्मूथन करा जा सके. अपार्ट फ्रॉम दैट, enable greater participation. Any bill from any place to anyone can be paid after this platform and enhancing consumer protection as well. So अगर मैं आपको बता दूं और सीक्रेट रिवील कर दूं तो ये जो मास्टर डायरेक्शंस हैं
ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उनके रेड्रेसल, उनकी कंप्लेंट्स को लेकर बताए गए हैं और साथ ही साथ कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, उनके बारे में हम एट द एंड बात करेंगे। ओके, बट जैसे कि मैंने आपको बताया, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी पूरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो लेट मी टेल यू, 2013 में ब्रेन चाइल्ड ऑफ आरबीआई एंड आईबीए, तो उसको वहां पर 2013 में कमेटी बनाई गई जहां पर पूरे के पूरे सिस्टम के बारे में सोचा गया, कंसेप्चुलाइज किया गया। आफ्टर दैट इन 2015 द गाइडलाइंस वर स्ट्रक्चर्ड एंड फॉर्मुलेटेड। 2016 में एज अ पायलट प्रोजेक्ट, मतलब जो एक बार पहली बार कोई इनिशिएट करा जाता है उसको बोलते हैं पायलट प्रोजेक्ट। आपने टर्मिनोलॉजीज वैसे एपिसोड्स वगैरह में भी देखी होगी, अगर आप वेब सीरीज देखते हैं प्राइमरीली इंटरनेशनल वेब सीरीज, तो वहां पर पहले एपिसोड का नाम होता है पायलट। सो दैट इज द इनिशिएटिंग प्रोजेक्ट, जो शुरू करता है किसी भी चीज को, ठीक है। 2016 में एज अ पायलट प्रोजेक्ट इट वाज लॉन्च्ड विद द नेम ऑफ भारत बिल पे। 17 में क्या हुआ, गोज लाइव, और कुछ सिलेक्टेड पेमेंट कैटेगरीज में ये पेमेंट्स को एक्सेप्ट करने लग गया। 18 में एक ब्रांड लॉन्च हुई है भारत बिल पे के नाम से। 2019 में एक्सपेंशन हुआ, पहले सिलेक्टेड मतलब पांच पांच पेमेंट कैटेगरी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और प्रीपेड और पोस्टपेड मोबाइल बिल्स वगैरह, तो ऐसे करके पांच थे, अब 20 हो चुके थे और 20 से भी ज्यादा हो गए थे। आज के टाइम पे भी 20 से ज्यादा ही आप देखेंगे कैटेगरीज हैं, ठीक है। एग्जैक्टली नहीं पता पर 20 से ज्यादा, बिकॉज दे आर इंप्रूविंग इट, तो अभी 30 से ज्यादा होंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट 2021 में जो हमारी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसने इसको होली ओन करा, और जो एंटिटी का नाम बना वो क्या बना, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत बिल पेमेंट लिमिटेड का गठन हो गया। 2022 में क्या हुआ, क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट्स भी शुरू हो गए हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। अपार्ट फ्रॉम दैट रिसीव अप्रूवल टू एक्ट एज अ सेटलमेंट एजेंसी इन ओएनडीसी, ठीक है। तो ऑनलाइन नेटवर्क में भी डिजिटल कॉमर्स के वहां पर भी इसने एक सेटलमेंट एजेंसी के तौर पर इनलिस्ट कर दिया, एंड एक्सपेंशन हुआ इसका इन द सिस्टम एंड द स्कोप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मींस इट वाज हैविंग अ वेरी ग्रेट इंपैक्ट इन द क्रिएशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी एज वेल। और 2023 में जो हमारे पास लेटेस्ट अपडेट है उसके हिसाब से 100 मिलियन से भी ज्यादा के ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं। तो ये पूरा का पूरा आपको ना क्रोनोलॉजी जानना जरूरी है। इफ यू आर आस्क्ड दी टू राइट एनी काइंड ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव आंसर ऑन दिस मैटर, देन यू शुड बी नोइंग द बैकग्राउंड ऑफ दिस पर्टिकुलर एंटिटी एज वेल। आगे बढ़ाते हैं कहानी को। तो कुछ मोटी मोटी बातें जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, वही बातें यहां पर लिखी हैं। वन स्टॉप सोल्यूशन, वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है, वन स्टॉप शॉप प्लेटफॉर्म है फॉर ऑल द पेइंग्स ऑफ योर बिल्स इन इंडिया। ओवरसीन कौन करता है, एनपीसीआई करता है, ठीक है। अलाउ करता है आप बिल्स को पे करें थ्रू वेरियस मेथड्स लाइक इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल एप्स। अब लाइन में लगने की कोई जरूरत नहीं है। फिजिकल एजेंट्स भी अवेलेबल है। फिजिकल एजेंट्स का मतलब होता है किराने की दुकान, कोई भी शॉप में, वो अगर एजेंट के नाम पे लिस्टेड है तो आप उसको जाके पेमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिजिकल एजेंट्स भी अवेलेबल है। बाकी डिजिटल एजेंट जैसे कि हमारा फोन, वो भी अवेलेबल है, ठीक है। बैंक्स भी अवेलेबल है, इंटरनेट बैंकिंग भी है, बैंक की ब्रांचेस भी अवेलेबल है, उसके बारे में हम बात करेंगे अभी डिटेल में, डोंट वरी अबाउट दैट। यू कैन पे फॉर मेनी थिंग्स थ्रू बीपीपीएस इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस अलोन, ये तो हमें सब पता है, ठीक है। सारी बातें हम जान चुके हैं, इतना भी स्मार्ट है हम सब। अब बीपीपीएस सिक्योर है, प्रोवाइड करता है क्विक कंफर्मेशन वंस योर बिल हैज बीन पेड। सो इंस्टेंटली यू विल नो दैट योर बिल हैज बीन पेड और नॉट एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, ये बातें आपको इंस्टेंटली पता चल जाएंगी। सिक्योर्ड होगा, ट्रांजैक्शन आईडी आपके पास होगी। सो इन एनी केस इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ ए कंप्लेंट और ग्रीवियंस, तो आप उसको भी रिड्रेस करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं इस भारत बिल पे प्लेटफॉर्म पे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मतलब किन किन लोगों को मिलाकर ये पूरे का पूरे एंटिटी क्रिएट होती है, ये स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। पहले इनके बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद विल नो दैट हाउ ऑल दीज आर कनेक्टेड विद ईच अदर। ऑलराइट, बहुत ही डिटेल डिस्कशन है, डिटेल सेशन है। आई होप यू आर लाइकिंग इट टिल नाउ। सो डेफिनेटली पुट अ लाइक ऑन द लाइक बटन, एज वेल एज कमेंट करिए कि आपका फीडबैक कैसा है फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। ऑलराइट, एजेंट के नाम पर पहला तो कस्टमर है। कस्टमर इज किंग भाई, कस्टमर तो आएगा ही इसमें। कस्टमर इज एनी पर्सन जो कि इंडिया में डिसाइड कर रहा है या बाहर है, जैसे कि हमने बात करा है कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन भी होते हैं, इंडिया में हो या बाहर हो, सर्विसेज आप अवेल कर रहे हो, ठीक है। हु हैज मेड पेमेंट टू अ सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया, तो आपका सर्विस प्रोवाइडर इंडिया में बैठा हुआ है, सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है, आपको उसको पेमेंट करनी है, चाहे देश से करनी है विदेश से करनी है, आपके ऊपर है।
एजेंट कौन है? देखिए भाई, अब ऐसे में ना जब एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, देन यू कैन नॉट डायरेक्टली डील विद द कस्टमर्स. देयर हैज टू बी सम इंटरमीडियरीज हु विल मेक श्योर दैट द पेमेंट इज रिसीव्ड एंड द पेमेंट इज पेड टू द बिलर. बिलर मीनिंग सर्विस प्रोवाइडर. तो एजेंट का रोल बहुत सिंपल है. Agent is a person or a bank or a digital application. It could be anything. और किराने की दुकान में बैठने वाले लाला जी, कोई भी हो सकता है, ठीक है. तो वो एजेंट है जिसके पास आप पेमेंट करोगे, जो आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होगा, ठीक है. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होगा आपका, वो एक एजेंट होगा. हु विल कलेक्ट पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर्स रिक्वायर्स एजेंट. किराना स्टोर से लेके बैंक की ब्रांचेस में जाकर भी आप पे कर सकते हैं. डिजिटल एप्लीकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया, गूगल पे, Amazon पे, अभी टाटा पे भी आ जाएगा. तो ये सारे प्लेयर्स यहां पर इनिशिएट कर रहे हैं पेमेंट को. एजेंट्स आर ऑथराइज्ड टू कलेक्ट द पेमेंट एंड प्रोवाइड द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कस्टमर्स टू मेक द पेमेंट्स. तो भाई सवाल ये बनता है, एजेंट्स का ओरिएंटेशन किसके तरफ है? कस्टमर की तरफ है. एजेंट इज being a representative for the customer who is taking the payment from the customers. ठीक है, सब समझ में आती है बात. आगे बताइए. आगे बात ये है कि एजेंट इंस्टीट्यूशन भी इसके अंदर इन्वॉल्व है. नाउ व्हाट इज एन एजेंट इंस्टीट्यूशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एजेंट एंड एन एजेंट इंस्टीट्यूशन? देखिए, एजेंट्स भी लाखों हैं, ठीक है. लाखों एजेंट्स यहां पे काम कर रहे हैं. उनकी ऑनबोर्डिंग कराना, उनको कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बताना, और साथ ही साथ एजेंट इंस्टीट्यूशंस यहां पर मेक श्योर करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है आपके कस्टमर को इन पेइंग द पेमेंट्स. सो एजेंट इंस्टीट्यूशन यहां पर केटर कर रही है कस्टमर्स को कि वो भारत बिल पे आ सके. किसके साथ? बाय पार्टनरिंग विद बैंक्स एंड नॉन बैंक इंस्टीट्यूशंस. So they are responsible for onboarding the agents in their respective locations and act as an intermediary between the agent and the Bharat Bill Pay. देखिए, इंटरमीडियरी चेंज हो रहा है यहां पर. पहले क्या पढ़ा हम लोगों ने? कंज्यूमर, कस्टमर. कस्टमर बात कर रहा है एजेंट से, एजेंट बात कर रहा है एजेंट इंस्टीट्यूशन से, और एजेंट इंस्टीट्यूशन बात कर रहा है भारत बिल पे से. ठीक है, तो यहां पर ये क्रोनोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. यहीं पर मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं. आई हैव टेकन दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ भारत बिल पे. बहुत ही इंटरेक्टिव और अट्रैक्टिव यहां पर वेबसाइट है, देख के मजा आया मुझे. हर चीज आपको वहां पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. इनफैक्ट अगर मुझे ये सेशन नहीं भी लेना होता, फ्रैंकली स्पीकिंग, आई एम रिवीलिंग द ट्रुथ, तो आप इनकी वेबसाइट में जाके इनके बारे में सारी चीजें पढ़ सकते हो. इतनी इजीली इन्होंने सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है. तो वहां पर बताए गए एजेंट इंस्टीट्यूशंस के नाम क्या क्या हैं. तो जैसे गूगल इंडिया डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, दिस इज द एजेंट इंस्टीट्यूशन जिसका एजेंट है आपका गूगल पे. समझ रहे हो मेरी बात? आप किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं? आप तो फोन पे गूगल पे खोलेंगे ना, आप तो कंपनी या इंस्टीट्यूशन से इंटरेक्ट नहीं करेंगे. तो गूगल पे यहां पर क्या हो गया डियर? गूगल पे इज द एजेंट एंड गूगल इंडिया डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इज एन एजेंट इंस्टीट्यूशन हु इज ऑनबोर्डिंग द एजेंट फॉर द कंज्यूमर. बात समझ में आ रही है आपको? बहुत सिंपल सी बातें चल रही हैं. एंड आई एम नॉट टेलिंग यू एनीथिंग न्यू, आई एम जस्ट पिकिंग ऑल द थ्रेड्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू ऑलरेडी हैड, और उसको मैं आपके सामने रिवील कर दे रहा हूं, और कुछ भी नया नहीं कर रहा हूं. ठीक है, अब जैसे एक्सिस बैंक की हम बात करते हैं. एक्सिस बैंक इज एन एजेंट इंस्टीट्यूशन, और एक्सिस बैंक की जो बैंक ब्रांचेस होंगी, दैट विल बी एन एजेंट, जहां पर कंज्यूमर डायरेक्टली डील करेगा. तो कंज्यूमर जहां जा रहा है वो एजेंट है. एजेंट की ऑनबोर्डिंग कौन कर रहा है? एजेंट इंस्टीट्यूशन कर रहा है. ठीक है, आगे बात करते हैं. कस्टमर ऑपरेटिंग यूनिट्स, एज द नेम सजेस्ट, कस्टमर ऑपरेटिंग यूनिट का मतलब है दिस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग यूनिट विल बी डीलिंग थिंग्स फ्रॉम द साइड ऑफ द कंज्यूमर. अब आप बोलेंगे सर एजेंट और इसमें फर्क क्या रह गया? फिर एजेंट भी तो यही काम कर रहा है, कंज्यूमर का रिप्रेजेंटेटिव है. कस्टमर यूनिट भी क्या काम कर रही है? वो भी कस्टमर का रिप्रेजेंटेटिव है. बट हियर इज अ फन फैक्ट दैट कंज्यूमर ऑपरेटिंग यूनिट्स आर ऑथराइज्ड बाय द आरबीआई. आरबीआई ऑथराइज्ड होते हैं, ठीक है, और इसको लेके ही आपका जो डायरेक्शंस है वो आए हैं कि मैं बताऊंगा नहीं, अभी वेट करो एंड तक. ठीक है, क्या डिफरेंस होने वाला है एजेंट और कंज्यूमर ऑपरेटिंग यूनिट के बीच में का जो दीवार है वो टूट जाएगी बेसिकली इन द डायरेक्शंस. कैसे, मैं बात करूंगा उसके बारे में. सो कंज्यूमर और कस्टमर ऑपरेटिंग यूनिट्स आर आरबीआई ऑथराइज्ड बैंक्स और नॉन बैंक्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बिल्कुल एजेंट इंस्टीट्यूशन की तरह ही रोल प्ले करते हैं. अब क्या रोल है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बस फर्क मैंने आपको बता दिया. दे आर आरबीआई ऑथराइज्ड बैंक्स और नॉन बैंक्स ऑर्गेनाइजेशन. रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है,
सीओयू की, अब हम एब्रिविएशन यूज करेंगे। सीओयू बीओयू मैं बोलूंगा तो आप समझ जाना किसके बारे में बात हो रही है। सीओयू का मतलब है सी फॉर कंज्यूमर, कस्टमर, उसके ऑपरेटिंग यूनिट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। बाकी आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ के रियलाइज करेंगे कि जो बातें मैंने आपको बताई है वही बातें यहां पर लिखी हैं। आगे बात करते हैं। अगला आपका जो कॉर्पोरेशन है वो है बिलर ऑपरेटिंग यूनिट। इससे पहले क्या पढ़ा हम लोगों ने? कस्टमर ऑपरेटिंग यूनिट, जो हमारे कंज्यूमर या कस्टमर के साइड से सारी चीजें हैंडल कर रहा है। बिलर ऑपरेटिंग यूनिट इज हैंडलिंग द सेम थिंग, डूइंग द सेम सर्विसेज बट फॉर द बिलर और द सर्विस प्रोवाइडर। अब बिलर को भी तो प्लेटफॉर्म पे आना है ना, उसको कौन लेके आएगा? ठीक है, उसके ग्रीवियंसेस को कौन फुलफिल करेगा? उसको पेमेंट कौन देगा? कंज्यूमर नहीं देगा, इस बात का ध्यान रखना। कस्टमर डायरेक्टली बिलर को पेमेंट नहीं कर रहा है, इसीलिए पूरा मैकेनिज्म क्रिएट करा गया है। तो ये जो बिलर ऑपरेटिंग यूनिट है, दैट विल बी टेकिंग द चार्ज ऑफ द बिलर, दैट द बिलर हैज बीन पेड इन टाइम। ओके, सो सिमिलर टू सीओयू, बिलर ऑपरेटिंग यूनिट्स आर आरबीआई ऑथराइज्ड बैंक्स और नॉन बैंक ऑर्गेनाइजेशन, और वो वही रोल प्ले करते हैं जो सीओयू प्ले करते हैं कंज्यूमर के लिए, वही आपका बीओयू प्ले करता है बिलर के लिए, ठीक है। भारत बिल पे सेंट्रल यूनिट, अब ये जो पूरे का पूरा प्लेटफॉर्म है, इस पूरे प्लेटफॉर्म के लिए एक अथॉरिटी चाहिए हमें, जो ये सारे कामों में डील करेगी, जिससे ये सीओयू बीओयू डील करेंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं भारत बिल सेंट्रल यूनिट, अ सेंट्रलाइज्ड यूनिट विच विल बी टेकिंग केयर ऑफ द बीओयू एज वेल एज द सीओयू। अब तो बिलर बहुत दूर जा चुका है, कंज्यूमर भी बहुत दूर जा चुका है, अब बीओयू सीओयू इंटरैक्ट करेंगे किससे? भारत बिल पे सेंट्रल यूनिट से। सो ये एक सिंगल ऑथराइज्ड एंटिटी है जो कि ये काम करेगी फॉर दी भारत बिल पेमेंट प्लेटफॉर्म ऑन द कंज्यूमर साइड, बीपीसीयू, भारत बिल पेमेंट कंज्यूमर यूनिट, ठीक है। और कस्टमर यूनिट वो सीओयूज को ऑनबोर्ड करेगी, सॉरी सेंट्रल यूनिट जो है वो सीओयूज को ऑनबोर्ड करेगी, और साथ ही साथ बिलर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऑनबोर्ड करेगी बिलर ऑपरेटिंग यूनिट्स को एंड देयर रिस्पेक्टिव बिलर्स को, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है मेन प्रोसेस क्या है, कौन सी पार्टीज किससे इंटरेक्ट कर रही है। आई थिंक सो फार सो गुड गाइस। आगे बात करते हैं। दो हमारे यहां पर पार्टिसिपेंट्स और बचे हैं, जिनमें से एक है बिलर। बिलर मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, बिलर इज एक्चुअली द सर्विस प्रोवाइडर, ओके। एंड डेवलपर कौन है? डेवलपर्स वो लोग हैं जो इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और ऐप क्रिएटर्स, वो सारे के सारे मेक श्योर कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस को इंटीग्रेट करने में, और जैसे कि बिलर्स को, ऑपरेटिंग यूनिट्स को कि सिस्टम पे आ सके एक टेलर मेड मैकेनिज्म से एंड टेक्नोलॉजी को इनिशिएट करके। तो डेवलपर्स यहां पर बेसिकली टेक का काम संभालते हैं, समझ में आ गया। तो हमने यहाँ पर कितने पार्टिसिपेंट्स के बारे में बात करी? आई गेस दो, ये दो वो किए थे हमने, आई गेस 8 पार्टिसिपेंट्स के बारे में हमने बात करी है। एक बार देख लेते हैं। कंज्यूमर हो गया, उसके बाद एजेंट, एजेंट इंस्टीट्यूशन, फिर कंज्यूमर ऑपरेटिंग यूनिट, बिलर ऑपरेटिंग यूनिट, सेंट्रल यूनिट, और डेवलपर्स एंड बिलर्स, ठीक है। तो ये आपके हो गए 8 प्लेयर्स, 8 पार्टिसिपेंट्स जिनके बारे में हमने बात करी। अब इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम, क्योंकि डायग्राम और माइंड मैप से ना आपको चीजें याद रहेंगी। तो बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग डायग्राम है जो आपको पूरा का पूरा मैकेनिज्म यहां पर समझाएगा कि कैसे कंज्यूमर या तो जाएगा एजेंट के पास, ठीक है। कौन सा एजेंट? फिजिकल एजेंट हो गया ये, ठीक है। आप देख पा रहे हैं भैया जी के पास गए, बोला मम्मी चिज्जी खिलाइए ना, उन्होंने बोला कि भाई पेमेंट करनी है, मैं गलत यूज कर रही है इन लोगों ने, पर पेमेंट करनी है, तो किराने की दुकान वाला बोलेगा ठीक है पेमेंट मैं लेता हूं और मैं आपका बिल पे कर दूंगा। वो जाएगा एजेंट इंस्टीट्यूशन के पास, क्योंकि ये एजेंट है, ये डील करेगा एजेंट इंस्टीट्यूशन से, जो कि जाएगा कस्टमर बीबीपीओयू, मतलब ये कस्टमर के साइड से बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग यूनिट्स जो होंगी वो दो होंगी, एक कंज्यूमर ऑपरेटिंग यूनिट और कस्टमर ऑपरेटिंग यूनिट, और एक होगी बिलर ऑपरेटिंग यूनिट। तो ये जाएगा बिलर, सॉरी बिलर नहीं, ये जो आपका एजेंट है वो जाएगा एआई के पास, विच इज एजेंट इंस्टीट्यूशन, और वो पैसा देगा किसको? कस्टमर भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट को। अब वो चाहे बैंक हो सकता है या नॉन बैंक हो सकता है, बैंक मतलब बैंक, नॉन बैंक का मतलब है कोई पेमेंट एग्रीगेटर भी यहां पर शामिल हो सकता है, ठीक है। दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता है भाई डिजिटल चैनल्स के थ्रू आप चले जाइए, जैसे कि मैंने आपको बताया गूगल पे, वॉलेट या फिर नेट बैंकिंग, इसके थ्रू अगर आप जाते हैं, ठीक है, तो आप सीधे पहुंचेंगे कहां पर? कस्टमर ऑपरेटिंग यूनिट के पास पहुंचेंगे, बीच में ये प्लेयर्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है, अगर आप डायरेक्टली जाते हैं। ये बात समझ में आ रही होगी आप लोग को, बहुत सिंपल है। उसके बाद
ये जो ऑपरेटिंग यूनिट है जो कस्टमर के साइड से डील कर रही है, वो जाएगी भारत बिल पे के पास, विच इज द सेंट्रल यूनिट, सिंगल अथॉरिटी है, इसके पास ये जाएंगे। वो एंटिटी पैसा ट्रांसफर करेगी बिलर ऑफ भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट। तो ऑपरेटिंग यूनिट जो बिलर के साइट ऑफ व्यू से उसको रिप्रेजेंट कर रही है, वहां पर पैसा जाएगा और वहां से पैसा इनिशिएट हो जाएगा, और या मैं कह सकता हूं रजिस्टर हो जाएगा बिलर्स के अकाउंट में। तो ऐसे ही पूरा प्रोसेस यहां पर क्रिएट होता है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव है यार, आप एक बार इसको आराम से देखिए। और डेफिनेटली you should also give your feedbacks on the comment section. I have a really big complaint from you guys. अगर मैं अब यहाँ तो आरबीआई ने कंप्लेंट का बता रखा है फॉर दी बीबीपीएस, पर मुझे अगर कंप्लेंट करनी है तो मैं आपको यहीं से बता सकता हूँ। तो भाई कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए, व्हाट ऑल थिंग्स दैट यू वांट टू चेंज और वांट टू improve इन द सेशंस, यू शुड डेफिनेटली गो एंड कमेंट दैट डाउन। और अगर अच्छा लगता है सेशन तो डेफिनेटली वो भी बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है, डेफिनेटली आप इसको रजिस्टर करें अपने माइंड में और उसको बनाइएगा। अब बात करते हैं, सर इतना टाइम ले लिया आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देने में, कहना क्या चाहते हो भाई, ठीक है, या आरबीआई क्या कहना चाहता है इसके ऊपर, उसके बारे में अब हम बात करते हैं। पूरा मुद्दा सिंपल सा है भाई, सिंपल सा मुद्दा ये है दैट एनबीबीएल क्या है भाई, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत बिल पेमेंट लिमिटेड ऑल्सो नीड टू पुट अ प्लेस टू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। भाई अगर दिक्कतें हो गई तो दिक्कतें कैसे रिजॉल्व होंगी, उसके बारे में यहां पर आरबीआई ने डायरेक्शंस दे रखे हैं। They have suggested a framework for centralized end-to-end complaint management. मतलब ये जो एंटिटी है, ये एक सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म क्रिएट करेगी ग्रीवियंसेस को और कंप्लेंट्स को रिड्रेस करने के लिए, जो कि काम करेगा ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच हैज बीन गिवन बाय द आरबीआई। आरबीआई क्रिएट मत करेगी, क्रिएट नहीं करेगी, इस बात को प्लीज ध्यान में रखना। आरबीआई बोलेगी कि हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको देखते हुए एनबीबीएल एक सेंट्रलाइज्ड कंप्लेंट मैकेनिज्म को क्रिएट करेगी। ऑलराइट, ऑल बैंक्स, बैंक हो चाहे नॉन बैंक हो, पेमेंट एग्रीगेटर हो, नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर मतलब ये दोनों कौन है, कौन है, एजेंट्स या एजेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। और पर्टिकुलरली वो तो यहां पर नहीं आएंगे, बट ये जो बैंक्स और नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर हैं ये आपके ऑपरेटिंग यूनिट्स हैं, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, ऑपरेटिंग यूनिट्स है। इनके लिए बोला गया है दे एंड अदर एग्जिस्टिंग एंटिटीज ऑथराइज्ड एज भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट्स कैन पार्टिसिपेट इन दी भारत बिल पेमेंट सिस्टम एज एन ऑपरेटिंग यूनिट। तो ये बात तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी कि बैंक्स भी आ सकते हैं, नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर्स भी यहां पर आ सकते हैं, जिनका अपना बैंक है वो भी आ सकते हैं, जिनका बैंक नहीं है बट वो पेमेंट एग्रीगेटर का रोल प्ले करते हैं, वो भी एज एन ऑपरेटिंग यूनिट फ्रॉम द साइड ऑफ बिलर एंड फ्रॉम द साइड ऑफ कंज्यूमर, दोनों ही आ सकते हैं। बट इतना बोला है कि भाई जो बैंक है, नॉन बैंक पीएस हैं, उनको सेपरेट ऑथराइजेशन की अब जरूरत नहीं है। याद है हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भाई जो कस्टमर ऑपरेटिंग यूनिट्स होते हैं, ठीक है, और जो एजेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनमें फर्क ये था कि एजेंट इंस्टीट्यूशंस को पहले अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा, तभी जाकर वो कस्टमर ऑपरेटिंग यूनिट्स बन पाएंगे। अब नहीं, दोनों बन सकते हैं, पहले से बन सकते हैं। तो वो दीवार हट गई है बिटवीन एजेंट इंस्टीट्यूशंस एंड दी कंज्यूमर ऑपरेटिंग यूनिट। दूसरी बात उन्होंने बोली, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और कौन सी बात इंपॉर्टेंट है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, और ये बात ये है कि जो नॉन बैंकिंग पेमेंट एग्रीगेटर्स होंगे, ठीक है, बैंकिंग के लिए ये लागू नहीं कराया है, बट जो नॉन बैंकिंग है पेमेंट एग्रीगेटर्स, उनको बोला है कि एक सेपरेट एस्क्रो अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। एस्क्रो अकाउंट का मतलब आपको पता ही होगा डियर, एक ऐसा थर्ड पार्टी अकाउंट, एक इंडिपेंडेंट अकाउंट, जहां पर से पेमेंट तभी डिस्पैच होगी जब दोनों पार्टी सेटिस्फाइड हो जाएंगी। मतलब अगर मैं बायर हूं, फॉर एग्जाम्पल एक सेलर है, मैं सामान खरीदना चाहता हूं और मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं है, उसको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, तो मैंने पैसा एक एस्क्रो अकाउंट में डाल दिया, मैंने कहा भाई पैसा डाला हुआ है यहाँ पर, तुझे नहीं मिलेगा, अभी सामान भेज पहले। उसने सामान भेजा, सामान मुझे मिलते ही एस्क्रो अकाउंट से वो अमाउंट इम्बर्स हो जाएगी आपके सेलर को, ठीक है। तो एस्क्रो अकाउंट खोलना पड़ेगा किसको,
ऑपरेटिंग यूनिट्स को, दे विल हैव टू ओपन अ सेपरेट एस्क्रो अकाउंट जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी पर्पस के लिए बनाया गया होगा। ऐसा नहीं बाकी चीजें चल रही हैं उसमें कि उससे पेमेंट कर दी, नेटफ्लिक्स का रिचार्ज करा दिया, ये सब नहीं चलेगा। उसमें से सिर्फ आपको भारत बिल पेमेंट सिस्टम्स के ट्रांजैक्शंस को ही इनिशिएट करना पड़ेगा एक एस्क्रो अकाउंट खोल के। और एस्क्रो अकाउंट कहां खुलेगा? एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। ठीक है, scheduled commercial banks who are listed in the schedule 3 of the RBI Act 1934, वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में ही एक्सक्लूसिवली बीबीपीएस ट्रांजैक्शंस के लिए ही उसको यूज करा जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, पर बड़ी सिंपल बातें नहीं बताइए, है ना। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स आर बेसिकली एलिजिबल फॉर दीज एस्क्रो अकाउंट। मतलब इनमें से कौन सा पैसा आ सकता है और कब पैसा जा सकता है, उसके बारे में बात करी गई है। पहले हम बात करेंगे सीओयू के बारे में। सोचो सोचो सोचो, सिंपल सी बात है, कंज्यूमर या कस्टमर का ऑपरेटिंग यूनिट है ये। मतलब ये डील कर रहा है सीधे कंज्यूमर से, ये पैसा लेगा कंज्यूमर से। तो पहला तो क्या परमिसेबल होगा कि पैसा आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है पैसा आना। क्रेडिट ऑफ फंड्स कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर, ये अलाउड है। भाई कंज्यूमर से आपको पैसा लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अलाउड है, भाई जाने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। डेबिट करना है टुवर्ड्स द सेटलमेंट ऑफ बीबीपीएस ट्रांजैक्शन। आपको याद है वो हमने फिगर में देखा था, कहां गया, कहां गया भाई, कहां गया, एक मिनट दीजिए मुझे। इस फिगर में हम लोगों ने देखा था कि इनको अमाउंट डिस्पैच करनी पड़ती है। तो पैसा आया, क्या हुआ बच्चे? क्रेडिट। पैसा गया, क्या हो गया बच्चे? डेबिट। तो ये दो सॉर्ट के डेबिट और क्रेडिट्स इन्होंने अलाउ कर रखे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है सर, आगे बताइए, जस्ट गिव मी अ मिनट। कोई बात नहीं है। यहां है, ठीक है, यहां है एक्चुअली। उसके बाद अगर कोई क्रेडिट और डेबिट करना है, फेल्ड डिस्प्यूट ट्रांजैक्शन का, कोई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है उसके रिगार्डिंग अगर आपको डेबिट या क्रेडिट करना पड़ रहा है, वो डिपेंड करेगा फेल किस तरफ से हुआ है, ठीक है। तो उस तरफ से जहां से भी आपका फेल ट्रांजैक्शन होगा, वहां से अगर वो डेबिट होना था, नहीं हुआ तो डेबिट कर देंगे, क्रेडिट होना था, नहीं हुआ तो क्रेडिट कर देंगे, वो भी अलाउड है। उसके अलावा रिकवरी ऑफ चार्जेस, अगर कोई चार्जेस आपके फालतू में लग गए हैं या फिर वो रिकवरेबल हैं, तो उनको भी अलाउ कर रखा है। कोई भी कमीशन ऐसा कटता है अकाउंट से, उसकी रिकवरी भी अलाउ कर रखी है। तो मोटा मोटा चार बातें, दो बातें बहुत सिंपल है। कंज्यूमर से पैसा आएगा, ओके डन। कंज्यूमर का पैसा सेंट्रल यूनिट में जाएगा, ओके डन, ठीक है। तीसरी बात, कोई भी डिस्प्यूटेड ट्रांजेक्शंस को लेकर डेबिट या क्रेडिट होता है, ओके डन। और कोई भी अगर ऐसा चार्जेस या ऐसा कमीशन है जो रिकवरेबल है और उसकी रिकवरी के लिए ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो वो भी ओके डन हो गया है, ठीक है। वही बातें आपके बिलर ऑपरेटिंग यूनिट के लिए भी बताई गई हैं। फर्क बस इतना सा है, बिलर जो होता है ना, बिलर एक काम क्या करेगा, पहले तो क्या करेगा, पेमेंट देगा बिलर को, तो डेबिट होगा उसके अकाउंट से। तो वो डेबिट ऑफ फंड्स अलाउ कर दिया इन्होंने कि भाई बिलर को जब आप पैसा देंगे तो आप यहां से अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। हमने कहा ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है यहां पर। उसके अलावा जो क्रेडिट आएगा, जो पीछे से क्रेडिट आ रहा है मुझे सेंट्रल यूनिट से, वो क्रेडिट मैंने अलाउ कर दिया है। जब पैसा आएगा तभी तो जाएगा बच्चे, ठीक है। तो क्रेडिट हमने अलाउ कर दिया है, डेबिट हमने अलाउ कर दिया, दोनों बातें यहां पर और सेम लिखी है। मतलब अगर कोई भी फेल ट्रांजैक्शन है, उसके रिगार्डिंग कोई डेबिट या क्रेडिट करना है, कर लो भाई। और कोई रिकवरी ऑफ चार्जेस करना है कमीशन का, तो वो भी कर लीजिए। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा यहां पर है, ठीक है। एक फटाफट से ना हम एक क्विक ग्लांस लेते हैं कि हम लोगों ने आज क्या बातें करी। आप मेरे साथ साथ बोलिएगा इस बात को, ठीक है। पहले हमने क्या बात करी? पहले हमने बात करी भारत बिल पेमेंट प्लेटफॉर्म के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। 2013 में कंसेप्चुलाइज हुआ था, 2023 आने तक 100 मिलियन से ज्यादा भी ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं। फिर हमने बात करी सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स के बारे में। पार्टिसिपेंट्स कितने हैं? 8 हैं। उनके नाम आपको पता होने चाहिए, मेरे साथ याद कर लो एक बार। कस्टमर, एजेंट, एजेंट इंस्टीट्यूशन, कस्टमर ऑपरेटिंग यूनिट और बिलर ऑपरेटिंग यूनिट, बिलर्स और डेवलपर्स, और एक मैं खा गया विच इज सेंट्रल यूनिट, भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट, जो कि ऑथराइज्ड सिंगल ऑथराइज्ड एंटिटी है, जो कि इस पूरे ट्रांजैक्शंस पूरे के पूरे मैकेनिज्म को देखेगी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात करी बच्चे एलिजिबिलिटी के बारे में। एलिजिबिलिटी के बारे में पूरी बात करी, डेबिट कहां पे अलाउड है, क्रेडिट कहां पे अलाउड है, पूरा मैकेनिज्म विंडो हमने देखी कैसे काम करेगा। अब एक और यहां पर लास्ट पॉइंट दिया था डायरेक्शंस के अंदर कि जो ग्रीवियंसेस हैं
उनको कैसे देखना है। तो मैंने आपको ग्रीवेंसेस के बारे में पहले बता दिया है, एक सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म आपको बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला है एक सेंट्रलाइज्ड कंप्लेंट सिस्टम बनाइए और दोनों पार्टीज को यहां पे डालिए, दोनों किसको, बीओयू और सीओयू। बिलर कंज्यूमर नहीं आएगा, वो वहां डालेंगे तो वो यहां पर इनिशिएट करेंगे। तो यहां पर देयर वुड बी अ वन स्टॉप शॉप टू मैनेज ऑल द बीबीपीएस कंप्लेंट्स। दिस सिस्टम विल फॉलो द आरबीआई गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉर डिजिटल पेमेंट। तो आरबीआई ने कहा ना कि रूल हम डिसाइड करेंगे, इंप्लीमेंट आप करोगे। रूल हमारा होगा कि कौन सी कैसे आपकी सेंट्रलाइज्ड यूनिट बनेगी, पर वो सेंट्रलाइज यूनिट को ऑपरेट कौन करेगा, भारत बिल पेमेंट सिस्टम नहीं भाई, नेशनल पेमेंट कमीशन ऑफ इंडिया, भारत बिल पेमेंट लिमिटेड। ये उस पूरे सेंट्रलाइज्ड एंटिटी को हैंडल करेगा जो कि पेमेंट नहीं, कंप्लेंट्स का मैकेनिज्म हैंडल करेगी। उसके अलावा इजी डिस्प्यूट एंड फाइलिंग करना, ये तो बहुत बेसिक सा पॉइंट आप समझ जाएंगे कि बिलर्स एंड कंज्यूमर्स के पास इजीली फाइल करने का तरीका होना चाहिए सिस्टम में, यूजिंग द बीबीपीएस रेफरेंस नंबर दे गेट ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन। तो जब ट्रांजैक्शन करते हैं आपको एक यूनिक आईडी मिलती है, वो आईडी लगाकर आप कहीं पर भी अपने कंप्लेंट डाल सकते हैं, बिलर भी डाल सकता है और कंज्यूमर भी डाल सकता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, फास्टर रेजोल्यूशन फॉर फेल ट्रांजैक्शन, यहां पर टैट के बारे में बात करी उन्होंने, टर्नओवर टाइम। तो आप लोगों ने शार्क टैंक में काफी बार देखा होगा, टर्नओवर टाइम आते रहता है उसमें। टैट का मतलब है कि ये जो पूरे का पूरा रिड्रेसल है वो कितने समय में हो जाएगा। तो उसके लिए डेफिनेटली कुछ और आरबीआई ने गाइडलाइंस दे रखी हैं जिसमें बता रखा है कि कैसे किस ट्रांजेक्शन को कितने टाइम के अंदर आपको रिड्रेस करना है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एटीएम मशीन में गए, आपने एटीएम में कार्ड डाला, पेमेंट आई नहीं, पैसे कट गए, कैश डिस्पेंस नहीं हुआ बट आपके पेमेंट अकाउंट में से कट गई है, तो आरबीआई कहता है ऐसी घटना को T+5 डेज में रिजॉल्व करेंगे। ये टैट हो गया इसका, ठीक है। और इसके बाद भी अगर एड्रेस नहीं होती है तो 100 रुपए प्रतिदिन पेनल्टी चार्ज करी जाएगी, मतलब कंज्यूमर को मिलेंगे ये पैसे 100 रुपए प्रतिदिन, जितना उनको वेट करना पड़ा इस कंप्लेंट को रिड्रेस कराने में। तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने बोला है कि टैट को फॉलो करना पड़ेगा बीबीपीएस को। अब वो डिपेंड करेगा ना डियर कि आपने पेमेंट कैसे करी है। तो यहां पर मैं आपको एग्जैक्टली एक टैट नहीं बता सकता हूं। अब आपने क्रेडिट कार्ड से करी है या फिर नेट बैंकिंग से करी है या आपने पेमेंट एग्रीगेटर के थ्रू करा रखी है, उस पर डिपेंड करेगा वो सारी बातें, यूपीआई के थ्रू कर रखी है। तो उसने आरबीआई ने बेसिकली यहां पर कहा है कि टैट को यहां पर फॉलो करना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, चलिए भाई अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि मैं आपको बताता हूं हमेशा एक दो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी आपके होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में मुझे इसके आंसर जरूर चाहिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, द बीबीपीएस डायरेक्शंस मैंडेट दैट द यूज ऑफ एस्क्रो अकाउंट्स फॉर नॉन बैंकिंग BBPOUs while when considering the eligible credit and debits of BOU account, which of the following statement is true? बताना है आपको कि उन्होंने बता रखा है एस्क्रो अकाउंट के रिगार्डिंग कुछ एलिजिबल डेबिट और क्रेडिट होते हैं। आपको ये बताना है कि जो बिलर ऑपरेटिंग यूनिट का अकाउंट होगा उसमें कौन सा डेबिट या क्रेडिट एलिजिबल एक्चुअली में है। ऑप्शन देख लीजिए आराम से आप। हाँ भाई, द नॉन बैंकिंग BPOU कैन क्रेडिट इट्स ओन फंड्स इनटू द एस्क्रो अकाउंट फॉर ऑपरेशनल पर्पसेस अनरिलेटेड टू द BBPS ट्रांजैक्शन, बिल्कुल भी नहीं। The only debit allowed from the escrow account are for settling payments with the billers. Credits can come from various sources including customer की payment, failed transaction या फिर charges का repayment. Sounds good. The escrow account functions similarly to a regular bank account, allowing the BBPO to manage its finances for BBPS transactions along with other activities. गलत जवाब है भाई। आप रेगुलर बैंक अकाउंट की तरह इसको ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, ये पढ़ते ही आपको समझना चाहिए रेड फ्लैग है। Credits to the escrow account can only come directly from the customers. Red flag. क्यों? जब हम बात कर रहे हैं बिलर ऑपरेटिंग यूनिट के बारे में, तो कस्टमर के अकाउंट का पैसा कहां पे आएगा आपके पास, वो तो कहां पर आएगा, सीओयू के पास आएगा ना, कस्टमर ऑपरेटिंग यूनिट के पास। तो यहां से भी गलत हो गया है। उसके अलावा द बीबीपीओ कैन यूटिलाइज द एस्क्रो अकाउंट फॉर होल्डिंग एनी टाइप ऑफ फंड्स बट ऑल ट्रांजैक्शंस विद इन द अकाउंट मस्ट बी रिपोर्टेड टू द आरबीआई। नहीं भैया, ठीक है। एनी टाइप ऑफ फंड तो आपने यहां पर लाल झंडा दिखा दिया है, तो भाई यहां पर बी मुझे सबसे ज्यादा सही आंसर लग रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि बिलर्स का जो डेबिट है वो अलाउड है, जो कि मैंने आपको बताया था डेबिट अलाउड है, और बाकी क्रेडिट्स अलाउड है, जैसे कि चार्जेस हो गए, कमीशन हो गए या फिर
कोई फेल्ड पेमेंट हो गई है वो अलाउड है। तो वेरी गुड, सही आंसर है, ठीक है। क्रेडिट्स कैन कम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिंग कस्टमर पेमेंट। हाँ, कस्टमर पेमेंट डायरेक्टली तो नहीं आएगा ना, बट कहां से आएगा, वो कस्टमर ऑपरेटिंग यूनिट से आएगा, तो सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। Dispute resolution is a crucial aspect of any payment system. According to the BBPS directions, how are the customer complaints and disputes regarding the BBPS transactions handled? कैसे हैंडल किया जाता है भाई, इसे बताइए, पढ़िए, ये लो। The RBI operates a dedicated dispute resolution mechanism for BBPS issues and customers can directly file complaint there. RBI ऑपरेट कर रहा है, बोल रहा है RBI ऑपरेट करता है भाई। Each BBPO can, मतलब CO and BOU is responsible for establishing its own independent dispute resolution process for handling customer complaints related to the transactions. भाई अपना independent use कर सकते हैं आप लोग। Centralized का मतलब क्या होता है? The BBPS reference number generated during the initial transaction serves no purpose. फाड़ दो उस पर्ची को जिसमें नंबर लिखा है। अच्छा, in raising dispute, customers can use any form of identification while filing a complaint. The BBPS directions mandate a centralized dispute resolution framework managed by the National Payment Corporation of India, Bharat Bill Payment Limited. This framework leverages the BBPS reference number for efficient complaint tracking and resolution. There is no specific requirement. I'm not even gonna go there, ठीक है। रिक्वायरमेंट है, सेंट्रलाइज की रिक्वायरमेंट है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी वुड बी द, सॉरी डी वुड बी द राइट आंसर, ठीक है, ये सही आंसर है। सेंट्रलाइज की बाद में बात करी गई है, आरबीआई उसको मैनेज नहीं करता, मैंने आपको बताया था एन बीबीबीएल ये इसको मैनेज करता है, डियर, ठीक है। तो आरबीआई ने बोला है कि भाई रूल मेरे होंगे पर करेंगे आप, गोली मेरी होगी चलाएंगे आप, ठीक है। तो यहां पर ये हमारा आंसर है। आगे देखते हैं, दो क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस है यार, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूं। कमेंट सेक्शन में यार आई नीड द आंसर्स ऑफ एवरीवन रिगार्डिंग दिस, एंड मुझे जरूर बताइएगा कि ये मास्टर डायरेक्शंस को डिकोड करना, सर्कुलर्स को डिकोड करना आपको कैसा लग रहा है। डू यू फाइंड इट अट्रैक्टिव, इंटरैक्टिव एंड इन्फॉर्मेटिव एज वेल? और अगर कुछ यहाँ पर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा, ठीक है। दो क्वेश्चंस और बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर दे रखे हैं अटेम्प्ट करने के लिए। डू अटेम्प्ट देम इन द कमेंट सेक्शन। और इसी के साथ मैं आपको फिर से बता दूं, इफ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर द रेगुलेटरी बॉडीज, इट इज हाई टाइम, वेट मत करो नोटिफिकेशन आने का, अभी से लग जाओ एंड यू विल हैव अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज ऑन योर प्रिपरेशन। तो हमारा 15 से स्टार्ट हो जाएगा फाइनेंस और मैनेजमेंट का स्टैटिक क्लासेस, और पूरा कोर्स लॉन्च हो जाएगा, हो चुका है ऑलरेडी, तो क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं। डेफिनेटली यार आज ही इनरोल करिए और अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करिए। ऑलराइट, सो विद दैट दिस वाज मी दिव्यांश बिष्ट, योर होस्ट, योर मेंटर एंड योर बेस्ट फ्रेंड फॉर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।